हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हम चला रहे थे यहाँ पे रिवीजन क्लास, तो हमारी ये सेकंड डिवीजन क्लास है। यहाँ पे हम चंद और पवार वंशज का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम गोरखा शासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास छोड़ी थी जहाँ पर हमने रिविज़न कर रहा था हमने, तो यहाँ पर हमारा जो रिविज़न चल रहा था उसमें हमारा था कीर्तिचंद। तो यहाँ पे हमारा जो शासक था वो कौन-से थे? कीर्तिचंद। तो यहाँ पे चंद वंश में कीर्तिचंद का शासन चल रहा था और यहाँ पर चल रहा था पवार शासन। तो फटाफट रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या होगा कि यहाँ पर पवार शासन पवार वंश, पवार वंश ये गलत लिख दिया। तो यहाँ पे अजयपाल, तो कोशिश करेंगे कि कम समय के अंदर क्या है हम रिवीजन कर लें। तो अजयपाल, यहाँ पर शासन था अजयपाल। तो क्या होता है कि कीर्तिचंद और अजयपाल का शासन चल रहा होता है। जब कीर्तिचंद का शासन चल रहा होता है, उसी समय में क्या होता है पवार शासन यानी गढ़वाल वाद क्षेत्र में पवार शासक अजयपाल का शासन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वह भी शासन में रहता है। तो जब पवार शासक अजयपाल का शासन चल रहा होता है, तो कीर्तिचंद यहाँ पर से अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और यहाँ पवार शासक करता है। ये सपोज़ ये क्या है गढ़वाल वाला क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, ये तो वहाँ पर कीर्तिचंद जो है अपने राज्य विस्तार के लिए कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पवार शासक अजयपाल कर रहा है, तो ये क्या करते हैं आपस में लड़ जाते हैं। ये क्या होते हैं एक क्षेत्र जो होता है अब ये इसी तरह से क्षेत्र विस्तार करते समय कीर्तिचंद का जो होता है पवार शासक के उसपे क्या होता है आक्रमण होता है, जिसमें ये क्या होता है हार जाता है और ये क्या हो जाता है विजयी हो जाता है। जब ये विजयी हो जाता है तो ये इसका क्षेत्र ले लेता है। तो अजयपाल का क्षेत्र कौन ले लेता है? कीर्तिचंद ले जाता है और इसपे क्या होता है ये इस पे कर लगा देता है कि आपका क्षेत्र मैं दूँगा जब आप मुझे क्या देंगे? कर देंगे। कर देंगे। तो इस समय जो है इसने जो कर लगाया था कब किस पे लगाया था? अजयपाल के ऊपर कर लगाया था। तो अजयपाल क्या कहते हैं इसे कर देता था और इसके क्षेत्र को वापस कर दिया था कीर्तिचंद ने। तो ये हमारा अजयपाल का बारे में। अजयपाल के बारे में और बात हम करेंगे तो अजयपाल क्या था पवार से 52 गढ़ों को जीत के पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया था। अजयपाल अजयपाल की बात करते हैं तो काफ़ी योग्य ये भी था और कीर्तिचंद की बात करते हैं तो काफ़ी योग्य ये भी था। तो ये था कीर्तिचंद और ये था अजयपाल। अब अजयपाल क्या होते हैं जब ये आक्रमण करता है तो कितने में करता है 1500 यानी कि इनके बीच जो आक्रमण होता है वो कब होता है 1500 के आस-पास होता है यानी कि 1500 ईस्वी का टाइम चल रहा होता है। जब क्या होता है कि कीर्तिचंद का अजयपाल यानी कि 1500 ईस्वी के आस-पास ये क्या होते हैं इन दोनों की मुठभेड़ होती है। तो ये याद कर रखिए यहीं पर। उम, अब इससे आगे बढ़े तो और क्षेत्र जो होते हैं इसने कुमाऊँ तथा गढ़ क्षेत्र की विस्तार करते समय क्या हुआ कि इसने जो कुमाऊँ का जो क्षेत्रफल जीत लिया था लगभग, तो जो कुमाऊँ का जो संपूर्ण कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, ये मैं कुमाऊँ की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, इस टाइम पर इसने 3/4 यानी कि कोई ऐसा हिस्सा था जो अभी भी छूटा हुआ है। तो अभी भी जो छूटा हुआ है, वो हिस्सा नहीं जीता है इन्होंने, जबकि कीर्तिचंद के टाइम पीरियड पे इन्होंने 3/4 जो है कुमाऊँ का शासन राज्य विस्तार कर लिया था। तो इतना जो होता कीर्तिचंद का मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया है। ये थी हमारी डिवीज़न क्लास। अब इसके बाद आता है प्रताप सिंह ताराचंद, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फटाफट शासकों के नाम। तो फटाफट शासकों के नाम लिख देते हैं पहले और फिर क्या करेंगे रिवीजन करेंगे अच्छे से। प्रतापचंद यहाँ पर प्रतापचंद आता है, ताराचंद, ताराचंद, मानिकचंद, पूर्णचंद, पूर्ण प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, पूर्णचंद। मानिकचंद से पहले आता है कल्याणचंद सेकंड, कल्याणचंद सेकंड, कल्याणचंद। ये बहुत सारे कल्याणचंद आते हैं लेकिन जो मेन है बालो कल्याणचंद है और एक लास्ट वाला कल्याणचंद है। तो और यहाँ पे आता है आपका पूर्णचंद, भीष्मचंद, भीष्म चंद, तो भीष्मचंद। अब ये भीष्मचंद की बात करेंगे तो स्वप्न में किसने देखा था? भीष्मचंद ने देखा था, वो बात हम करेंगे अभी आगे। तो हम फटाफट क्या है पहले शासकों के नाम लिख देते हैं, रिवीजन करने में हमें क्या होगी सरलता रहेगी। भीष्मचंद इसके बाद आता है इसका पुत्र, उसका नाम होता है बालो कल्याणचंद। तो बालो कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद। भीष्मचंद के बाद कौन आता है? बालो
कल्याण चंद आता है। भीष्म चंद्र के बाद कौन आया था? बालो कल्याण चंद आया था। बालो कल्याण चंद के बाद जो आता है वो होता है रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद आया, लक्ष्मीचंद आया। लक्ष्मीचंद के बाद जो आता है रुद्रचंद के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और लक्ष्मीचंद के बारे में भी बताई है। इसमें आपका दिलीप चंद आता है, यहाँ पर आता है दिलीप चंद, दिलीप, फिर आता है विजय चंद, फिर इसके बाद आएगा तिरमल चंद, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। बाजपुर नगर की स्थापना किसने कराई थी? बाज बहादुर चंद। सुलेमान सिकों को किसने भगाया था? बाज बहादुर चंद ने। और गढ़वाल क्षेत्र में किसका शासक चल रहा था? अब यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जब कीर्ति चंद का टाइम पीरियड था और बाकी ये था तब अजय पाल ही था। इसके बाद जब आता है भीष्म चंद, बालो कल्याण और रुद्रचंद का टाइम पीरियड आता है तो यहाँ पर आ जाते हैं आपका सहजपाल, सहजपाल, सहजपाल। फिर इसके बाद आता है बलभद्र शाह, बलभद्र शाह, पहला शाह उपाधि धारण करने वाला पवार शासक कौन था? बलभद्र शाह। फिर आ जाता है मानसा, मानपुर की स्थापना करी थी मानसा ने, मानसा। फिर आता है श्याम शाह, श्याम शाह। फिर आता है महीपति शाह, महीपति शाह। ये भी तिरुपति चंद को क्या आता है? सहायता करता है। फिर आ जाता है बाज बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे जो होता है वो रहता है आपका पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। महीपति शाह के जो बीच में आता है वो शासक नहीं होती है, वो क्या होती है? संरक्षिका होती है। इनकी माँ, उनका नाम होता है रानी कर्णावती। तो यहाँ पे बीच में जो टाइम पीरियड आ जाएगा रानी कर्णावती, कर्णावती, कर्णावती। यहाँ भी इनका भी शासन रहता है। थोड़ा सा ये है ना, कर्णावती। तो कर्णावती का जो टाइम पीरियड रहा है वो इन दोनों के बीच में रहा है। पृथ्वीपति शाह का क्या होता है? बेटा अच्छा नहीं होता है, औरंगजेब से आके मिल जाता है तो इसका जो उसके बेटे दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, वो होता है आपका मेदिनी शाह। लेकिन इसका जो पोता होता है उसका नाम होता है फतेहपति शाह, फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। तो जो फतेहपति शाह था ये क्या था? एक विद्वान था, मतलब ये क्या था? सबसे ज्यादा विद्वानों को ज्यादा आदर देने वाला था और विद्वानों के लिए ज्यादा करने वाला था। इसके उसमें बहुत सारे क्या थे? विद्वान भी थे और धार्मिक लोग रहते थे, कलाकार थे, चित्रकार थे। तो अधिकतर ये सारी चीजें जो होंगी वो किसके काल में रहेंगी? ये कहेंगी फतेहपति शाह के उसमें काल में। फिर आ जाता है आपका यहाँ उपेंद्र शाह और प्रदीप शाह। उपेंद्र शाह, ये देखिए उपेंद्र शाह और प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बाज बहादुर चंद था, ये जो बाज बहादुर चंद था ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। बाज बहादुर चंद, तो बाज बहादुर चंद के टाइम पर क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा होता है। तो बाज बहादुर चंद क्या करता है कि ये जो बाज बहादुर चंद होता है ये भेज देता है सुलेमान सिकोह का जो बेटा होता है उसको गढ़वाल क्षेत्र में। और फिर क्या कहता है राजा को सूचना, औरंगजेब को सूचना पड़ जाता है कि इसने शरण दे रखी है। अब इसको गुस्सा आता है, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करता है कि इसको पता चलता है तो ये बाज बहादुर चंद के खिलाफ कहता है कि औरंगजेब से कि उसके वहाँ क्या है? बहुत सारा सोना है। तो ये जो इसका टाइम पीरियड रहा था ये इसके टाइम पीरियड में ही रहा था। तिरुमल चंद और श्याम शाह, बाल शाह ये सारे आपने देखा होगा। यहाँ पर सहजपाल के काल पे जो रहा था रुद्रचंद रहा था सहजपाल के टाइम पीरियड में। और सहजपाल सहजपाल ये टाइम पीरियड में कौन रहा था? रुद्रचंद रहा था। और यहाँ पर भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद रहा था। बलभद्र शाह की बात करें तो ये बलभद्र शाह जो था
इसके टाइम पर भी रुद्रचंद का ही टाइम पीरियड रहा, तो बलभद्र शाह के टाइम पीरियड पे भी रुद्रचंद का टाइम पीरियड रहा। मानसा के टाइम पीरियड पे लक्ष्मीचंद आया, जबकि विजयचंद और ये सारे जो थे ना, तिलीपचंद, विजयचंद और ये सारे जो रहे, उसके बाद पर इसके टाइम पर क्या रहा, वो षड्यंत्रकारी रहे। षड्यंत्रकारी कौन? पीरू गोसाई, विनायक भट्ट और आपका संग्राम कार्की। तो इस समय क्या था, ये इसका भाई था और नारायण चंद था, तो ये यहाँ पर अभी उलझने में लगे थे। इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आता है गढ़वाल क्षेत्र में। इसको जो शरण देता है वो होता है महीपति शाह। इसके टाइम पर जो होता है वो कौन होता है? वो होता है महीपति शाह। तो इसके टाइम पर कौन होता है? महीपति शाह होता है। तो यहाँ पर बाज बहादुर चंद और पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह का टाइम पीरियड रहता है। फिर बाज बहादुर चंद के उद्योग चंद आता है, फिर आता है अब उद्योग चंद। उद्योग चंद की बात करते हैं तो यहाँ एक अगला शासक आ जाएगा उद्योग चंद। उद्योग चंद उद्योग चंद आता है। उद्योग चंद के टाइम पर क्या क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी इसमें थोड़ा सा। फिर आएगा ज्ञानचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, देवीचंद, देवीचंद, निसंतान मृत्यु, देवीचंद, दीपचंद, 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 सॉरी यहाँ पे अजीत चंद आता है। अजीत चंद को बिठाया जाता है यहाँ पर गद्दी पे, तो अजीत चंद, कल्याण चंद, कल्याण चंद, ये आपका अजीत चंद होगा, कल्याण चंद होगा। कल्याण चंद और आपका ये प्रदीप शाह, कल्याण चंद और प्रदीप शाह, इनका टाइम पीरियड सेम रहा। मतलब ये जो थे क्या कहलाए? ये कहलाए एक दूसरे के भाई। मतलब इन्होंने क्या आया था, एक दूसरे को भाई मान लिया था। और क्या है, रोहिला आक्रमण होता है तो कल्याण चंद भी रोहिलाओं का सामना करता है और प्रदीप शाह भी रोहिलाओं का सामना करता है। यहाँ पे रोहिला आक्रमण जो होता है 40 के समथिंग होता है, 1740 और 1743-45 में जो होता है कल्याण चंद के कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण होता है। तो कल्याण चंद के बाद जो शासक रहता है वो होता है दीपचंद। दीपचंद, तो यहाँ पर आता है दीपचंद। दीपचंद, तो वहां पर क्या आ जाता है? प्रदीप शाह के बाद जो बनता है वो होता है ललित शाह। ललित शाह, दीपचंद, ललित शाह, दीपचंद, ललित शाह। अब ललित शाह जो था शासन में था ही, इतने में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे शासक जो बन के बैठ जाता है वो होता है मोहनचंद। तो मोहनचंद जो होता है गद्दी पे बैठ जाता है। और यहाँ पे मोहनचंद जब यहाँ गद्दी नहीं सर हाँ, यहाँ पे मोहनचंद गद्दी पे बैठ गया, यहाँ ललित शाह ही है। दीपचंद की हत्या करके क्या है, मोहनचंद गद्दी पे बैठ जाता है और ललित शाह अभी भी शासन में है। तो यहाँ पर जो कौन होता है, हर्षदेव जोशी होता है और ललित शाह के पास जाता है और कहता है कि आपको कुमाऊं क्षेत्र पे आक्रमण करना चाहिए और अपने एक पुत्र को कहाँ गद्दी पे बिठा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण करके वापस लौटता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी गद्दी पे बैठता है जयकीर्ति शाह। जयकीर्ति इसका बड़ा बेटा होता है। इसके 3 बेटे होते हैं जिसमें जयकीर्ति शाह यहाँ बैठ जाता है और ये प्रद्युम्न शाह को यहाँ बैठ जाता है। और प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र में गद्दी पे बैठता है, तो वो चंद के नाम से बैठता है और उसका नाम हो जाता है प्रद्युम्न चंद। तो प्रद्युम्न चंद यहाँ बैठा। इसके बाद क्या होता है, फिर से मोहनचंद का टाइम पीरियड रहता है। मोहनचंद, फिर से मोहनचंद आता है। मोहनचंद, तो ये मोहनचंद जो है वो ही है, मोहनचंद का रहता है। और यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आता है प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, क्योंकि जयकीर्ति शाह क्या होता है, घबरा कर भाग जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है
देवप्रयाग में किसकी मृत्यु होती है? जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ शासक जो बनता है वो होता है प्रद्युम्न शाह। अभी ये प्रद्युम्न शाह ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ फेर-बदल हो रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा थोड़े टाइम तक यहाँ पर क्या होगा, हर्षदेव जोशी के हाथ में यहाँ पे शासन देता है। फिर क्या होता है, इसके बाद इसका बेटा को बिठा दिया जाता है लाल सिंह के द्वारा, उसका नाम होता है महेंद्र चंद। तो जो लास्ट चंद्रवंशी शासक था वो कौन था? महेंद्र चंद। और यहाँ पर एंड हो जाता है 1791 90 91 में। और यहाँ पर जो एंड होता है उसका टाइम पीरियड होता है 1804। 1804 में यहाँ पर पवार शासन का वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे चंद्रवंश का, और यहाँ पे गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, और यहाँ भी गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। ये मैंने सारणी बना दी है। आधे शासक मैंने पिछली क्लास में कर दिए थे और आधे शासकों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन अब हम इसको एक बार अच्छे से थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे कि इसमें क्या-क्या मेन है। तो फटाफट हम रिवीजन करते हैं। कीर्तिचंद के बाद में बात करते हैं। कीर्तिचंद के समय में अजयपाल का शासन हो रहा था है। कहाँ पर? गढ़वाल वाले क्षेत्र में, तो यहाँ कीर्तिचंद होता है। इन दोनों का मुठभेड़ होती है जिसमें ये हार जाता है और कीर्तिचंद विजयी हो जाता है। अब ये इस पे कर लगा देता है। इसके साथ-साथ इनका युद्ध होता है और युद्ध में कीर्तिचंद क्या होता है, काफ़ी विजयी होता है, मंगाड़ी का युद्ध होता है। प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद आता है। भीष्मचंद जो होता है, इसका जो टाइम पीरियड था 1555 से 1560 तक रहा था। इसने क्या देखा, इसने एक सपना देखा कि मैं क्या करूँगा, राजधानी परिवर्तन करूँगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, इसके क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था। तो इसने राजधानी परिवर्तन का स्वप्न देखा। इसने राजधानी परिवर्तन के लिए पहले राजधानी देवलगढ़ को परिवर्तित करी, यानी कि पहली जो राजधानी थी वो थी जानपुर करी, फिर देवलगढ़ और फिर कहाँ गई, श्रीनगर। तो राजधानी इसकी लास्ट जो रही श्रीनगर रही। लेकिन इसने क्या है, स्वप्न देखा, तो ये अल्मोड़ा जो है सॉरी श्रीनगर तो वो थी। तो इसने राजधानी परिवर्तन का स्वप्न देखा। तो इसने जो राजधानी परिवर्तन का स्वप्न देखा था, तो इसने आलमनगर यानी कि खमरा कोट के क्षेत्र में वहाँ पर एक किले का निर्माण करवा दिया। और वहीं पर राजधानी के लिए इसने क्या है, शिविर डाल दिया। और फिर इसने जब वहाँ पे राजधानी को खगमरा कोट में आलमनगर के नाम से बनाना चाह रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 60 के समथिंग। तो इसका जो बेटा होता है वो राजधानी परिवर्तित कर देता है 1500 63 में राजधानी परिवर्तन करता है और 65 तक ये रहता है, सॉरी 68 तक रहता है और राजधानी परिवर्तित कर देता है और जो पिता का सपना था उसे पूरा करता है और नाम रखता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्यों रखता है? वहाँ पे किल्मोड़ा घास की अधिकता के कारण। इसके बाद आता है रुद्रचंद। रुद्रचंद जो होता है काफ़ी ज़्यादा पवार शासकों से क्या होती है इसकी थोड़ी शत्रुता रहती है। तो ये क्या होता है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कत्यूरी शासक सुखालदेव मारा जाता है और रुद्रचंद का एक मंत्री होता है, उसका नाम होता है पुरुषोत्तम पंत, वो भी इसमें मारा जाता है। फिर आता है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद मानसा के शासन में आता है और ये क्या करता है, इसमें बार-बार आक्रमण करता है। 7 बार आक्रमण किया, 8वीं बार आक्रमण जब पवार शासकों पे करता है, तो ये छुटपुट विजय, मतलब कि छोटी एक हाफ, मतलब क्या कहते हैं, आंशिक रूप से विजय होता है, यानी कि थोड़ी बहुत लूट-पाट करके चला जाता है। तो इसी में क्या कर देता है, ये संकेत दे देता है अल्मोड़ा वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जो सैनिक अल्मोड़ा क्षेत्र में रहते हैं, तो ये क्या है, तो खुशी मनाते हैं। चंदों के जो भी जनता होती है, वो खुशी मनाती है और उसे कहते हैं खतुड़वा। तो खतुड़वा यहीं से मनाना शुरू कर दिया। दिलीप चंद आता है। दिलीप चंद जो होता है कि आपसी द्वंद्व, इसमें क्या होते हैं, पंत और उप्रेती आपस में ही, मतलब गृह युद्ध जैसा रहता है उनका अंदर। तो वो क्या होते हैं, आपस में जो रहता है, उनके जो भी उनके बीच में मतभेद थे, उन्हें सुलझाने में लगा रहता है। विजय चंद की बात करें तो विजय चंद क्या था, इसके समय में 3 षड्यंत्रकारी थे, उनका नाम था संग्राम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट। तो तीनों ने इसका कान भर दिया, जिसमें इसने नीलू गोसाई भाई को मार दिया और तिरमल चंद चला जाता है गढ़वाल वाले क्षेत्र में, वहीं पति शाह के वहाँ पे शरण ले लेता है, जबकि नारायण चंद नेपाल भाग जाता है। तो ये वहीं पर रहते हैं। तब तक क्या होता है, इसकी हत्या कर देता है कौन? जो भी तीनों षड्यंत्रकारी होते हैं। उसके बाद मतलब इस तरीके से करते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है। फिर आता है तिरुमल चंद को, महल और फतेयाल लोग तिरुमल चंद और नारायण चंद को लेकर आते हैं, जिसमें तिरुमल चंद पहले पहुँच जाता है और ये क्या होता है, शासक बन जाता है। अब ये शासन में आता है तो ये क्या करता है, जो संग्राम कार्की और पीर गोसाई और विनायक भट्ट है, उन्हें क्या देता है, उनको
वो देता है, उन्हें क्या करता है कि उन्होंने क्या है बहुत अत्याचार करा, उनके साथ विश्वासघात करा है, तो उनको क्या कहता है दंड देता है। तो एक को अंधा करवाता है, एक को आत्महत्या के लिए बाध्य कराता है और एक को मृत्यु दंड दे देता है। बाज बहादुर चंद्र आता है, बाज बहादुर चंद्र गद्दी में बैठते ही बाजपुर नगर की स्थापना करता है, बहुत सारे कार्य करता है। इसके समय में पृथ्वीपति शाह का शासन हो रहा होता है और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत में औरंगज़ेब का शासन होता है, जिसके समय में क्या होता है कि सुलेमान सुको जो औरंगज़ेब का दुश्मन है, उसका पुत्र आता है दारा सिकों बाज बहादुर चंद के दरबार में, मुझे शरण में ले लीजिए, तो ये भगा देता है पवार शासक की ओर। फिर वो वहाँ पर भेजने के बाद क्या होता है, औरंगज़ेब के वहाँ पर शासन में उसके जो दरबार में सूचना पहुँचाता है कि पृथ्वीपति शाह ने क्या है, औरंगज़ेब के दुश्मन दारा सिकों के पुत्र को सुलेमान सुको क्या दे रखी है, शरण दे रखी है। दारा सिकों का पुत्र था, उल्टा बोल दिया शायद मैंने पहले। तो उसे क्या दे रखी है, शरण दे रखी है। तो जब शरण दे रखी है, ये पता चलता है कि ये जो सूचना पहुँचाई है, वो किसने बाज बहादुर चंद ने, तो ये भी इसके खिलाफ क्या होता है, षड्यंत्र रचता है और यहाँ पर भी औरंगज़ेब का आक्रमण और यहाँ पर भी औरंगज़ेब का आक्रमण, दोनों खत्म भाई। उदय चंद के टाइम पर क्या होता है, उदय चंद जो होता है, बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है, ये भी बहुत सारे युद्ध लड़ता है, जिसमें डोटी के राजाओं को कर भी देना पड़ता है। लेकिन कर देने से वो क्या होता है, बाद में मना कर देता है और उदय चंद की उसी के दौरान क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है ज्ञानचंद जगतचंद देवी जगतचंद के काल को कहते हैं स्वर्ण काल, कुआओं का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जगतचंद के काल को। निसंतान जो मरा था वो था देवीचंद, निसंतान देवीचंद। फिर अजीत चंद को बिठाया जाता है पुरुषोत्तम पंत और अजीत चंद को गद्दी पर बिठाया जाता है। फिर कल्याण चंद बैठता है, इसके बाद अजीत चंद को बिठाया जाता है, कल्याण चंद बैठता है। कल्याण चंद और जो कल्याण चंद और प्रदीप शाह के बीच क्या होता है, काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मित्रतापूर्ण संबंध तो है ही, ये रोहिलाओं का सामना करते हैं। यहाँ पे रोहिलाओं का सामना करते हैं, तो पहले पवार यानी गढ़वाल वाले क्षेत्र में रोहिला आक्रमण होता है, लेकिन जब गढ़वाल वाले क्षेत्र में आक्रमण होता है, तो कल्याण चंद क्या होता है, भाग जाता है। उसका सामना कौन करता है? इसका एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है शिवदत्त जोशी, शिवदत्त जोशी। तो शिवदत्त जोशी किसका सेनापति था? शिवदत्त जोशी किसका सेनापति था? वो कल्याण चंद का सेनापति था। तो ये इसको शिवदत्त जोशी जब युद्ध करता है, बहुत से युद्धों में क्या होता है कि इसको ज़रूरत होती है, तो ये क्या होता है इसको ध लाभ नहीं देता है, यानी कि धन नहीं बचाता है, जिससे क्या होता है ये हारते जाते हैं। पहला रोहिला आक्रमण होता है तो ये हार जाते हैं, रुद्रपुर में पहली बार इसको हराया जाता है। फिर और वाले क्षेत्र जैसे काठगोदाम और ये आपका काठगोदाम वाला क्षेत्र होता है और 1-2 क्षेत्र और होते हैं जहाँ पे ये हारता है। तो फिर रोहिला आक्रमण के बाद क्या होती है, संधि होती है। जब संधि होती है तो इसे क्या होता है, इसको 3 लाख रुपए ये क्या करता है प्रदीप शाह लेके रोहिलाओं को देता है, रोहिलाओं को देता है तो रोहिला चले तो जाते हैं, लेकिन अपनी टुकड़ी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आपको हर साल सालाना क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो कर देना पड़ता है किसे? कल्याण चंद को रोहिलाओं के द्वारा, लेकिन क्या होता है फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रोहिला फिर आ जाते हैं और फिर से यहाँ पे परिस्थितियों के कारण देखते हुए क्या करते हैं, फिर से आक्रमण करते हैं। जिससे क्या होता है कि अब शिवदत्त जोशी जो सा वहाँ पर जो बैठा हुआ है मगर मुगल सल्तनत में, वहाँ जाके कह देता है कि रोहिलाओं ने आपके कठेर जो आपका कोई क्षेत्र है कठेर, तो वहाँ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देते हैं। तो उन्हें क्या कहता है, वो आदेश देता है कि रोहिला क्या है, देश छोड़ के भाग जाए, नहीं तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है जाग जाएगा। तो वो भाग जाते हैं, इसके बाद आता है दीपचंद, दीपचंद के टाइम पीरियड पे भी शिवदत्त जोशी होता है, लेकिन शिवदत्त जोशी को फड़तियाल लोग यानी कि शिवदत्त जोशी जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इनका क्या होता है वफ़ादार होता है, लेकिन जो फड़तियाल लोग होते हैं, वो शिवदत्त जोशी से क्या रखते हैं, ईर्ष्या रखते हुए। तो ईर्ष्या रखते हैं शिवदत्त जोशी से, तो वो क्या कर देते हैं, सैनिकों को बढ़ा देते हैं, भड़का देते हैं कि आपका वेतन बढ़ाना चाहिए, जिस पे शिवदत्त जोशी के हाथ में जब दीपचंद होता है ना, तो इसका संरक्षण कर रहा होता है क्योंकि कल्याण चंद के टाइम पर ये क्या था नाबालिग था, शिवदत्त जोशी ने ही यहाँ पे संरक्षण करा था और जब शिवदत्त जोशी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तो ये अपने-अपने पद सुनिश्चित करता है। तो इसलिए सारी जो थी अभी शासन में जो भी चीज़ें थी, वो अभी भी इसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी। तो सैनिकों को कौन बढ़ाता है? फड़तियाल लोग। तो सैनिक हत्या कर देते हैं शिवदत्त जोशी की और इसके 2 बेटे की, जिसमें इसका एक बेटा मर जाता है हर्षदेव जोशी। जो क्या होता है दीपचंद के साथ होता है, दीपचंद के साथ होता है।
दीपचंद के साथ होता है, बट दीपचंद के टाइम पर भी क्या होता है कि इसकी जो पत्नी होती है वो अपने तरीके से पदों को सुनिश्चित करती है, यानी कि बख्शी बना देती है मोहन सिंह को, और परमानंद बिष्ट को बना देती है क्या माल का हाकिम। तो इसी तरीके से 4-5 दीवान का पद और बहुत सारे पद होते हैं जिसमें क्या होता है ये अलग-अलग लोगों को पदों पे रख देती है, जिसमें मोहन चंद सिंह जो होता है वही क्या होता है विश्वासघात करता है और दीपचंद के कैदी बना देता है। जो रानी होती है उसकी हत्या कर देता है, परमानंद की हत्या कर देता है, जबकि इसको जो छुड़ाता है इसका बेटा होता है, उसका नाम क्या था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी इसके साथ रहता है और लास्ट तक जो हर्षदेव जोशी कुमाऊँ का चाणक्य, इसने राजनीति काफ़ी अच्छी थी। तो जो मोहनचंद होता है उम, राजा को कौन बचाता है? रिहा करवाता है हर्षदेव जोशी और कृष्ण दास और एक और थे जो 3-4 लोग थे और एक था हाफ़िज़ रहमत खां थे तो रोहिला सरदार था। इन लोगों ने क्या है दीपचंद को रिहा करवाया जब मोहनचंद ने इसे कैद में डाला। अब ये यहाँ से फिर से भाग गया। ये भाग गया, इसके काल में भाग गया यहाँ से। अब क्या होता है कि भाग गया फिर लेकिन षड्यंत्र रचने लगा तो इसने किसकी हत्या कर दी? दीपचंद की हत्या कर दी। रानी को ये पहले ही मार चुका था। मोहनचंद गद्दी पे बैठ जाता है, हर्षदेव जोशी भाग जाता है फिर से और त त वहाँ पर शरण ले लेता है। कहाँ पर? गढ़वाल वाले या डोटी वाले क्षेत्र में शरण ले लेता है। लेकिन हर्षदेव जोशी चुप रहने वाला नहीं था। वो जाता है ललित शाह के पास और ललित शाह से कहता है कि आप अपने एक बेटे को क्या है चंद्रवंश की गद्दी पे बिठा दीजिए। तो चंद्रवंश की गद्दी के लिए आता है वहाँ पे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ललित शाह जैसे ही ये बात करते हुए मतलब अपनी बातों को मतलब गद्दी पे बिठाकर जा रहा है, वहाँ से ही इसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है और जयकीर्ति शाह क्या होता है गद्दी पे बैठ जाता है बाद में जब पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह क्या थे सौतेले भाई थे, ये एक-दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। तो प्रद्युम्न चंद क्या है जयकीर्ति शाह के टाइम पीरियड में क्या आता है गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तो वहाँ पे बहुत सारी लूट-पाट होती है और उसी कांड को कहते हैं जोसाड़ी कांड। तो जोसाड़ी कांड क्या है जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह के टाइम पर हुआ था। अब क्या होता है जयकीर्ति शाह जो होता है ये जाते इसी चीज़ से घबराते हुए जाता है तो देवप्रयाग में इसकी हत्या हो जा इसकी मृत्यु हो जाती है मतलब अब जब ये इसकी मृत्यु हो गई तो प्रद्युम्न शाह आ जाता है शाह पवार शासक की गद्दी में और यहाँ पे जो होता शासन खाली हो चुका है तो यहाँ पे आकर बैठ जाता है। यहाँ पर हर्षदेव जोशी ही था मतलब यहाँ पे हर्षदेव जोशी देख रहा था लेकिन मोहनचंद ने फिर से आक्रमण कर दिया किसकी सहायता से जो तराई के क्षेत्र के जो भी नवाब था उसकी सहायता से। तो यहाँ पर फिर से कौन आ गया था? यहाँ पर फिर से आ गया था मोहनचंद बेडिया। अब मोहनचंद को फिर से भगा देता है हर्षदेव जोशी और फिर से भगाने के बाद बागडोर कौन देख रहा था? हर्षदेव जोशी। लेकिन लाल सिंह जो होता है मोहन सिंह का भाई होता है। वो अपने पोते को यानी कि सॉरी भतीजे को बिठाना चाहता है तो वो क्या होता है हर्षदेव जोशी से लड़ता है। हर्षदेव जोशी यहाँ से भाग खड़ा होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है और महेंद्र चंद्र गद्दी पे बैठ जाता है। तो महनचंद जो था लास्ट शासक था और ये था मोहन चंद का पुत्र। ये किसी चंद्रवंशी का पुत्र नहीं, ये मोहन सिंह यानी कि मोहन चंद का पुत्र था। इसके बाद आते हैं रोहेला और रोहेला आक्रमण के समय यहाँ पे चंद्रवंश समाप्त। यहाँ पर देखिए जयकीर्ति शाह के बाद आया था प्रद्युम्न शाह गद्दी पे बैठा लेकिन क्या होता है उसी के टाइम पर जब यहाँ पर आक्रमण हुआ तो गढ़वाल वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण हुआ था गोरखाओं का। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने क्या है बहुत ही वीरतापूर्वक उनका सामना करा और उनको कर देने की बात कही। तो वहाँ पर ये 25,000 या 26,000 कर देता था किसको रोहिलाओं को। लेकिन जब सॉरी गोरखाओं को ये कर देता था। लेकिन गो जब टाइम आया यहाँ पर 1803 का 1803 था तो यहाँ पे क्या आ गया भूकंप आ गया गढ़वाल क्षेत्र में। तो गोरखाओं ने क्या सोचा ये हमें कर नहीं दे पाएँगे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए फिर से यहाँ आक्रमण करना चाहिए। तो ये आक्रमण करते हैं 1803 में जिसमें प्रद्युम्न शाह कहाँ चला जाता है सहारनपुर वाले क्षेत्र में लेके शरण ले लेता है और जो भी आभूषण होते हैं उससे क्या करता है सैनिक को इकट्ठा करता है, हथियार इकट्ठा करता है, अपनी सेना बनाता है। 1814 मई 1804 यानी कि टाइम क्या था 14 मई। 1804 में क्या होता है खुड़बुड़ा के मैदान में क्या होती है इसकी मृत्यु हो जाती है और प्रद्युम्न शाह जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ये खत्म हो गया गोरखा शासन हिस्सा भी। तो कैसे लगे आपको मेरा ये रिवीजन क्लास? तो बताइएगा मुझे बाकी
अब करेंगे आगे से गोरखा शासन ईसा विधि। ये था हमारा रिपीट क्लास मतलब इसमें क्या करा हमने फटाफट देख ली कि हमें ये जो शासक हैं, हमें याद रहें। अंदर का हम क्या करेंगे बीच-बीच में ऐसी तरीके से क्या कहते हैं रिवीज़न करते रहेंगे और अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी गोरखा शासन। तो जुड़े रहिए हमारी क्लासेस में और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। फिलहाल तो आजकल कोई अभी फॉर्म नहीं आ रहे हैं बट जब फॉर्म आते हैं तब तक के लिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से निकालना चाहते हैं तो हमें उसमें पहले अच्छे से डूबना चाहिए। मतलब क्या है अगर हमने अभी तैयारी कर दी है तो हमें बाद में परेशानी नहीं होगी। तो बाकी कैसा लगा आपको सेशन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम पढ़ेंगे गोरखा शासन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।